नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले सीएम धामी। उत्तराखंड की शहरी विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित विषयों पर चर्चा। हेलीकॉप्टर क्रैश पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। चारधाम में लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश चिंतनीय, जल्द नई एसओपी बननी चाहिए। गणेश गोदियाल ने भाजपा सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कैबिनेट मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया। वीआईपी नाम उजागर करने की मांग। हरिद्वार में नकली नोट चलाने की साजिश नाकाम। चौकी सप्त ऋषि क्षेत्र में 2 संदिग्ध गिरफ्तार। 500 और 100 के नकली नोट बरामद। पौड़ी गढ़वाल में ट्रक के नीचे आया बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। गुमखाल फतेहपुर रोड की घटना। और मैदानी इलाकों में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से मिली राहत। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। 20 जून तक प्रदेश भर में बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार से अहम खबर, जहां गंग नहर की मस्ती पड़ी भारी। युवक की मौत हुई है। सहारनपुर से घूमने आया था युवक, तेज बहाव में डूबा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोविंदपुरी घाट पर दोस्त ने मोबाइल में कैद किया पूरा हादसा। बहाव में बहा युवक विकास पथरी पावर हाउस के पास मिला है शव। जल पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। वहीं गंग नहर की धार को हल्के में लेना पड़ा महंगा। घाटों पर लापरवाही बन रही हादसों की वजह, प्रशासन से सख्ती की मांग की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सहारनपुर से घूमने गया था युवक। गोविंद घाट पर दोस्त ने मोबाइल में कैद किया हादसा। वीडियो बनाते वक्त बहाव में बहा युवक। रुक करेंगे अगली खबर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शासन के दिशा निर्देश पर प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। आरक्षण की आपत्तियों का निपटारा आज शाम तक होते ही चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ गई और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी अब चुनाव समर में कूदने को तैयार बैठे हैं। परवादून कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाते हुए कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है। परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित निहाल ने बताया कि सरकार जानबूझकर पंचायत राज्य व्यवस्था को कमजोर करने पर तुली है, क्योंकि पहले निकाय चुनाव देर से कराए और अब पंचायत चुनाव को काफी समय तक लटकाया है। लेकिन हम पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं। आरक्षण तो तय किया गया है, मगर अभी भी सब इंतजार है चुनाव की डेट का। पंचायत चुनाव आखिरकार कब होंगे। कुछ दिन पहले ही एक चुनाव की एक लिस्ट पूरी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। उसके बाद निर्वाचन आयोग को ये बोलना पड़ा कि ये ओरिजिनल नहीं है, गलत है लिस्ट। तो सूत्रों से खबर ये भी है कि ये लीक हुई थी लिस्ट। अब वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। मगर जिस तरीके से पंचायत चुनाव या नगर निकाय चुनाव भी लेट हुए, इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को खंडित करने का काम प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। जो अधिकार हैं, जो पंचायतों के अधिकार हैं, नगर निकायों के जो अधिकार हैं, उनमें प्रशासकों को बैठाया गया। तो जिस निरंतर गति से जो काम चल रहा था, जो विकास कार्य चल रहे थे, वो बहुत धीमी गति से काम होने लगे। तो सबकी ही मांग थी कि पंचायत चुनाव समय पर हो। आखिरकार सरकार ये चुनाव समय पर क्यों नहीं करा पा रही है? तो हम सब अभी तो वेट ही कर रहे हैं। अभी तो आरक्षण आया है और कई कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के ज़मीनी स्तर पे, जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो पंचायतों में कुछ ग्राम प्रधान की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य की, जिला पंचायत की, वार्ड सदस्य की। तो हमारी तैयारी है। हमने अभी
कुछ दिन पूर्व दूधनी क्षेत्र में हम लोगों ने बैठक भी करी थी रेवाला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की, और अभी हम लोगों के द्वारा कांग्रेस संगठन द्वारा गांव-गांव में जाकर कार्यक्रम हम लोगों के आयोजन की तैयारी अभी शुरू होने वाली। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हुए हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि हेली सेवाएं मौसम के मुताबिक ही संचालित हों और मानसून में इन्हें बंद करने पर विचार किया जाए। अब तक 4 क्रैश लैंडिंग और एक बड़े हादसे में 7 लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार गंभीर है, जाँच करवाई गई है और जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, देखिए वाकई दुख घटना है। हमारे जिस तरीके से हेली सेवाएं और जो हमारी एजेंसियों के द्वारा जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं उनको लेकर के सरकार ने संज्ञान लिया है और सरकार बिल्कुल गंभीर है, उसमें जांच भी हुई है और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम किया है और एजेंसी के साथ में बैठ करके और तमाम उन अधिकारियों के साथ बैठ करके मुख्यमंत्री जी ने उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं और सख्त रुख अपनाते हुए उनको आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे इसके लिए भी हिदायत देने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं ना घटे, एजेंसियों को भी समझना चाहिए और हमारे यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य हमारी एजेंसियों का है और इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने हमेशा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जो है यात्रा को सुगम बनाने के लिए कार्य किए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इस तरह की कोई घटना ना घटे, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। खबर देहरादून से, जहां चंडीगढ़ में महापौर परिषद यानी मेयर काउंसिल की बैठक का आयोजन हुआ है, जिसमें देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने भी प्रतिभाग किया। इस बात पर मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से जल संवर्धन के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में देश भर के कई वरिष्ठ मेयर भी शामिल हुए, जिन्हें लगभग 3 साल का अनुभव हो गया और उनसे भी निगम क्षेत्र के विकास के लिए सुझाव लिए गए। में मेयर काउंसिल बैठक हुई और इसमें तमाम अपने ऑल ओवर इंडिया से कई सारे मेयर्स थे। एक तो एक दूसरे से जो है अपने अपने जो वहाँ पे कई सुझाव थे वो साझा हुए, अपने जो कई अनुभव थे वो साझा हुए। तो बाकी इसमें जल संवर्धन को लेकर और कैसे कैसे अपने अपने निगम क्षेत्र में और किस तरीके से कार्य करना है, जो कई वहाँ पे सीनियर मेयर भी थे जिनको 3-3 साल हो गए, वो लोग भी थे। तो कई लोगों के उनके अनुभव से हमें कई सारा उसमें मार्गदर्शन मिला और जो नए मेयर थे उनको काफ़ी कुछ वहाँ पर सीखने को मिला है। हल्द्वानी में उत्तराखंड परिवहन निगम अब जल्दी ही पुरानी बसों को हटाकर नई बसें हल्द्वानी को मिलने जा रही हैं। हल्द्वानी पहुंची उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उत्तराखंड परिवहन निगम की खस्ताहाल बसें जो सड़कों पर अब चलने की स्थिति में नहीं है उनको हटाया जाएगा। उनकी जगह पर नई बसें परिवहन निगम खरीदने जा रहा है। प्रबंध निदेशक ने कहा कि नवंबर में आपको बता दें परिवहन निगम ने 130 बसें खरीदी थी और 100 नई बसें 3 महीने के भीतर सड़कों पर आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश थे कि सड़कों पर नई बसों को चलाया जाए ताकि सड़क हादसे न हों और यात्रियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा कराई जा सके। ऐसे में जल्दी परिवहन निगम नई बसें खरीदने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर है कि हमारी जो निगम की पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस किया जाए और नई बसेस लाई जाए। तो उन्हीं के निर्देशानुसार हमें नवंबर में हमने लगभग 130 बसें खरीदी थी और उनके निर्देश के बाद हमने अब फिर से 100 बसों का खरीद रहे हैं। वो विदिन 2-3 मंथ हमें मिल जाएंगी। तो हम लोग का यही प्लान है कि ये जो भी पुरानी बसेस हैं खासकर 2016-2019 मॉडल की बसें वो फेज आउट मैनर में हम उनको बाहर करें और नई अच्छी बसेस लेकर आएँ। कर्मचारियों की इसमें चालक परिचालक की थोड़ी सी कमी देखी गई है, तो इसके लिए हमने बीच में भी कुछ परिचालक आउटसोर्स से लिए थे। अभी और भी हम इसके प्रयास कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून प्रेस क्लब सभागार में बस्ती बचाओ आंदोलन द्वारा आयोजित सेमिनार में एलिवेटेड रोड परियोजना को गरीब बस्तियों को उजाड़ने वाली साजिश बताया गया। आंदोलनकारियों ने सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया। जहां कोर्ट में अतिक्रमण हटाने की दलीलें दी जा रही हैं, वहीं चुनाव में बस्तियों को मालिकाना हक देने के वादे किए गए थे। उन्होंने हाईकोर्ट और एनजीटी को भेजे गए नोटिस तुरंत निरस्त करने और बस्तियों को वैधता व सुरक्षा देने की मांग की है। आंदोलन के प्रतिनिधि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं।
सेमिनार जो मलिन बस्तियों को तोड़ने की साजिश हो रही है, चाहे वो एनजीटी के नाम पर हो, हाई कोर्ट के नाम पर हो, चाहे वो एलिवेटेड रोड के नाम पर जो है बस्तियों को हटाने की बात चल रही है। और सरकार के द्वारा प्रायोजित तरीके से ये कहा जा रहा है कि अवैध बस्तियां हैं, ये बस्तियों के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं, वो इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये कहना है ये लोग बहुत पुराने लोग हैं, बहुत काफ़ी लंबे 40-40 साल जो है लोगों को हो गए हैं रहते हुए। और यहाँ पर देहरादून के अंदर नदियों के किनारे ही जो है गरीब लोग बसते हैं, वो जाकर के सरकारी ज़मीन तो प्राइवेट लैंड तो खरीद नहीं सकते हैं, इतना महंगा हो गया है, तो ये कहाँ जाएंगे। हमारी मांग है कि बस्तियों को अगर आपने एलिवेटेड रोड बनानी है, उनका पहले पुनर्वास किया जाना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको नागरिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। एलिवेटेड हाईवे के नाम पर हजारों परिवारों को जो बेदखल करने का साजिश है, उसके खिलाफ आक्रोश में वहाँ के बाशिंदे जो है यहाँ इस सेमिनार में आए। आप देखते हैं कि इसमें बहुत बड़े संख्या में महिला और बुजुर्ग और हमारे यहाँ के जो देश का सीमाओं को रक्षा करने वाले जवान भी, रिटायर्ड जवान भी इसमें आए हैं, क्योंकि ये जो एलिवेटेड हाईवे है जनता नहीं चाहती है उसको, और जबरदस्ती उसको लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 5000 जो घर है उससे जनता को बेदखल होने का संभावना है। उत्तराखंड में अधिवक्ताओं के हितों के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या नीति बने जो अधिवक्ताओं के हक में हो, क्यों हाल ही में पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया, इन सब बातों को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन राकेश गुप्ता से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के कैंप कार्यालय में, और हमारे साथ मौजूद हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन राकेश गुप्ता जी, और उनसे हम जानेंगे कि बार काउंसिल किस तरीके से काम करती है। बार काउंसिल वकीलों के हित के लिए लड़ाई लड़ती है, क्या क्या ऐसी समस्याएं सामने आती हैं कि जो वकीलों के सामने आ जाती हैं, और उनको वो किस तरह से उनका निस्तारण करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है, अभी आप बार काउंसिल से निर्वाचित होकर के आए हैं, मनोनीत होकर के आए हैं, तो किस तरीके से देखते हो, क्या रणनीति है अधिवक्ताओं के लिए? धन्यवाद। पहले सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। सबसे पहले तो मैं एक भ्रम ये हटा दूं कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड एक अलग संस्था है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से गमन होती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है और हर स्टेट की अलग अलग काउंसिल होती है। काउंसिल का वर्क ये होता है कि जो नए वकील बनते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, और उनके खिलाफ कोई शिकायत होती है उन्हें सुनना, और उनके वेलफेयर के लिए जो हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक एसोसिएशन होती है। देहरादून की बार की अलग है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ागढ़ है, ये सारे हमारे अंडर में रहते हैं, हमारे संदर्भ में रहते हैं ये लोग। अब होता क्या है कि लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में क्या दिक्कत है, क्या फ़र्क है। तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि हम लोग स्टेट बॉडी हैं, ये लोग डिस्ट्रिक्ट बॉडी होते हैं। अब जब मुझे BCI ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मनोनीत किया है, क्योंकि हमारा टर्म पूरा हो चुका था। 5 साल की बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, 20 मेंबर होते हैं। 20 मेंबर में अब धीरे धीरे हमारा समय पूरा हो चुका था, बार काउंसिल ने समय भी बढ़ाया था, इसलिए अब मुझे मनोनीत किया है कि जब तक ये चुनाव नहीं होते तब तक मैं चेयरमैन रहूँगा इसका, और मुझे आगे का काम देखना है। परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे साथ जो है 25,000 अधिवक्ता हैं। अभी एनरोलमेंट की अगर मैं लिस्ट देखूँ तो 25,000 अधिवक्ता आ रहे हैं। समस्या सबकी है, क्योंकि बहुत जल्दी लॉ कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कहाँ बैठें, किसके पास बैठें, कहाँ से, इतना काम भी नहीं है कि इतना काम कहाँ से करें। एक बाढ़ सी आ गई है अधिवक्ताओं की, और बाढ़ आने का एक कारण और है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया है। जो हमारी पहले फीस थी 25,650 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस थी, अब वो 750 रुपये कुल हो गई है। तो अनसीरियस लोग भी अब वकालत के पैसे में अपना रजिस्टर्ड करा लेते हैं। वकालत करेंगे नहीं करेंगे तो बात का प्रश्न है, लेकिन इस समय इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। पिछले 1 साल में जो है कम से कम 2,000 अधिवक्ता, 3,000 अधिवक्ता एकदम से आ गए हमारे पास।
हाँ, ये थे हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन राकेश गुप्ता जी, जिन्होंने हमें विस्तार से जानकारियाँ दी कि ऑनलाइन रजिस्ट्री या ऑनलाइन मैरिज होने से क्या नुकसान होंगे, ऑफलाइन होने से क्या फ़ायदे होंगे, ये सब इन्होंने हमें बताया। और जनता को जागरूक करने के लिए जो अधिवक्ता होते हैं उनको जानकारियाँ होती हैं। जो अब सेंटर नए खुले हैं उनके भी पास इतनी जानकारियाँ नहीं है, इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप में एक ठगने का महसूस होने का एक लगता है कि जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं कि हम ठगे जाएंगे। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया, देहरादून। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड वन विभाग के लिहाज से अच्छी खबर है। इस बार वन विभाग को आग की घटनाओं से ज्यादा परेशानी नहीं हुई है। प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि इस साल प्रदेश के जंगलों में 216 आग की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे 234 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ, जबकि पिछले साल 2024 की तुलना में 1276 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई थी, जिससे 1771.6 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र प्रभावित हुआ। 2012 से लेकर 2025 तक 14 सालों में आग की सबसे कम घटनाएं 2020 में देखने को मिली थी। 2020 में आग की 135 घटनाएं सामने आई थी, जिससे 172.6 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई थी। 14 सालों में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र 2018 में प्रभावित हुआ। 2018 में 2150 आग की घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें 4480 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई। निशांत वर्मा ने बताया कि फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होने से पहले ही व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका लाभ मिला। इस बार वनाग्नि सत्र 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक गतिमान रहा और इसमें जो है टोटल 216 वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि प्रभावित क्षेत्रफल 234 हेक्टेयर है। इसमें गढ़वाल जोन की हम बात करें तो गढ़वाल जोन में 120 घटनाएं हुई हैं और कुमाऊं मंडल में 76 घटनाएं हुई हैं। 20 घटनाएं जो हैं वन्य जीव का जो हमारा एक क्षेत्र है उनमें एरियाज़ में हुई हैं। तो पिछले साल के अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल इसी अवधि में 1238 घटनाएं हुई थी और प्रभावित क्षेत्रफल 1705 हेक्टेयर था। तो अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखते हैं तो लगभग जो है इस बार की घटनाएं 1/6 हुई हैं और इसका मुख्य कारण रहा है कि वनाग्नि प्रबंधन जो है कुशलतापूर्वक संपादित किया गया इस बार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के हेरिटेज सभागार में एक गरिमामय समारोह के दौरान एनसीसी नैनीताल हेडक्वार्टर के ग्रुप कमांडर कोमोडोर BR सिंह ने कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत को ऑनरेरी कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया है। आपको बता दें, DGMC की ओर से उन्हें ऑनरेरी पोस्ट के डॉक्यूमेंट्स व वर्दी सौंपी गई और वर्दी से जुड़ी मर्यादा व नियमों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रोफेसर रावत ने कहा कि मेरे पिता चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं। आज वर्षों बाद मुझे वर्दी पहनने का अवसर मिला है। उन्होंने NCC कैडेट्स को बधाई देते हुए सेवा भावना को जीवन में अपनाने का संदेश भी दिया। का जो ऑनर है वो इंडिविजुअल का ऑनर नहीं होता है, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट का ऑनर है। ये हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसका ऑनर है, उसके स्टूडेंट्स का ऑनर है, उनके टीचर्स, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑनर है। एंड इस तरीके के जो ऑनर होते हैं वो मोटिवेट करते हैं यंगर जनरेशन है ना, वो हमारे स्टूडेंट से मोटिवेट होते हैं। अभी तो हम लोगों ने पिछले 2 साल में यूनिवर्सिटी में काम किए, जितने भी प्रोग्राम्स हमने किए हैं एज ए एकेडमिक इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी के पास एज ए कैप्सूल इतने प्रोग्राम्स नहीं। नंबर 2, इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को मिला है क्योंकि हमारे बच्चों को हम लगभग 40 बच्चों को इंटर्नशिप ऑफर कर चुके हैं। अभी HDF में 26 बच्चों को इंटर्नशिप दी है। हमने 65 टीचर्स को इंटरनल फंडिंग की। इस बार सेकेंड फेज हम शुरू कर रहे हैं जिसमें 42 टीचर्स ने उसको अप्लाई किया है। तो 1-1.5 करोड़ के बीच का वो अनुदान होगा जिससे हमारी रिसर्च एक्टिविटी को प्रोत्साहन मिलेगा। डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर की तरफ से हमारे विश्वविद्यालय जो NCC के साथ बहुत जुड़े हुए हैं और बढ़ चढ़ के हमारा साथ देते हैं, एक सम्मान, एक उनको मान, एक रिकग्निशन DG NCC की तरफ से कुलपति महोदय को दी जाती है। और आज नैनीताल NCC को बहुत गौरवान्वित है कि हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर श्री दीवान सिंह रावत जी को ऑनरेरी रैंक प्रदान किया गया है। नैनीताल के लिए
नैनीताल एनसीसी ग्रुप के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए आज एक गर्व का दिन है। खबर हल्द्वानी से है, जहां नालों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को काठगोदाम, आवास विकास, सुभाष नगर और लाल डांठ समेत कई क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों ने उप जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन की इस कार्रवाई से करीब 20,000 से अधिक लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें अधिकतर निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग शामिल हैं। इन परिवारों के सामने अब बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की है। हजारों लोगों को नोटिस और लाल डांट, काठगोदाम, आवास विकास, सुभाष नगर, बमोरी, बिठोरिया, लाल डांट से लेकर के 3 पानी तक नोटिस जिनको नहीं आया उनको भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए, तोड़फोड़ करना या नोटिस देकर डराना ही अकेले विकल्प नहीं होना चाहिए। हल्द्वानी शहर तलहटी में बसा हुआ शहर है। सारा पानी चारों तरफ से आकर के कुछ गोला में बह जाता है, कुछ हल्द्वानी बहता है। पूरी लालडांट से आई हूँ मैं, 49 वार्ड से। दिक्कत ये है, पहले सरकार ने रौले का सारा कुछ किया, पक्की दीवार भी बना ली अपनी, 2010 में पक्की दीवार भी ले ली। उसके बाद अभी कुछ टाइम और बीता है, अभी बरसात का टाइम आया है, हमें नोटिस भेजे जा रहा है कि आप यहाँ से हटे। ये नाला जो है भैया, ये चंबल पुल से आया है और कम से कम ये 40 मीटर से चौड़ा रास्ता मतलब नाला है। और जो आज अतिक्रमण हुआ है और कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने भी अपनी बिल्डिंगें उसमें बनाई हैं, तो उन्हें तो तोड़ने का काम भाजपा नहीं कर रही है। जो गरीब लोग हैं, जिन्हें हमने इंदिरा आवास दिया था और प्रधानमंत्री रोजगार जो मतलब पहले थे प्रधानमंत्री पूर्व में हमारे कांग्रेस के, उधर से इनको मतलब पैसा मिला हुआ था। यहाँ पे तो ये आएगा, नोटिस आए ठहरे और 15 दिन का टाइम दिया है। अब बताओ, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे ठहरे, कहाँ ले जाएंगे? ये कह रहे हैं कि वो तो है सो है ही, वो तो टूटना है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।